Hello friends, this is the part थर्ड। ये थर्ड पार्ट है रोमांटिक एज का। तो रोमांटिक एज हमने शुरू की हुई है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एक है प्री रोमांटिसिज्म के बारे में और एक है रोमांटिसिज्म के बारे में, जिसमें हमने वर्ड एस.टी. कॉलरिज उनके वर्क्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और अब हम डिस्कस करेंगे जो और भी इम्पॉर्टेंट जो रह गए हैं पोइट्स के बारे में, और रोमांटिक एज में जो और भी जॉनरास थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे हम लॉर्ड बायरन के बारे में। लॉर्ड बायरन 1788 से लेकर 1824 ये उनका लाइफ स्पेन है। वेरी हैंडसम थे ये, वेरी हैंडसम भी थे, बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, ठीक है, हैंडसम थे। और मगर उनका कंट्रोल भी नहीं था अपने गुस्से के ऊपर, वो आपे से बाहर हो जाती थी। इनका वर्क है जो इन्होंने सिर्फ 19 एज के, सिर्फ 19 साल की उम्र में ही लिख दिया था। वो वर्क है आवर्स ऑफ आइडलनेस, 1807 में पब्लिश करवाया इन्होंने ये वर्क। ये जो वर्क लिखा था, इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था एडिनबर्ग रिव्यू ने, जो कि एक मैगजीन था। ओके, जिसकी वजह से ये क्या है जी, इसको क्रिटिसाइज, अपना क्रिटिसिज्म देकर इस मैगजीन के थ्रू वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, आई विल पब्लिश, राइट रॉन्ग, फूल्स आर माई थीम, लेट सटायर बी माई सॉन्ग। ओके, तो चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज, ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है। ये वर्क से उनको रातों रात क्या, वो मशहूर हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। वो खुद अपने इस वर्क के लिए, चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिम्स के लिए, लॉर्ड बायरन बोलते हैं, आई वोक अप one morning and found myself famous. Okay, or she walks in beauty. This is also very important as well as a very famous poem by Lord Byron. ये जो वर्क है, ऐसा माना जाता है 11 जून 1814 में वो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे वो अपने कज़न की वाइफ से मिलते हैं, जिसका नेम होता है एनी बैट्रिक्स विलमोट। वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है लेडी, उसकी कज़न की वाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है, जो जिसकी ब्यूटी को देखकर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। घर पे जाने के बाद भी उनकी जो ब्यूटी है उनके दिमाग में घूमती रहती है, और इसीलिए वो ये उनकी ब्यूटी में ये वर्क लिखती हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क by Lord Byron. Okay, he had so many sexual relation with the girls. उनके बहुत sexual relation थे गर्ल्स के साथ। लॉर्ड बायरन बहुत अय्याश किस्म के एक इंसान थे। ओके, 1815 में वो मैरिज करते हैं एना मिल बेंके के साथ, जिसको एना इसाबेला भी बोलते हैं, एन इसाबेला भी बोलते हैं। बट होता क्या है, वो 1 साल के अंदर अंदर ही क्या है जी, वो दोनों अलग हो जाते हैं, उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से पहले तो उसका जो वर्क है बहुत मशहूर होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं इनके वर्क्स, मगर क्योंकि उसकी जो इस हरकत की वजह से, क्योंकि अच्छा नहीं था ना, उसको लेविश स्टाइल था उनका, जिसकी वजह से उसकी वाइफ छोड़ कर गई थी। अब उसकी जो ऑडियंस थी उसने भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था लॉर्ड बायरन को, जिसकी वजह से इतना क्रिटिसिज्म झेल नहीं सकते थे, बहुत गुस्से वाले थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो इंग्लैंड को छोड़ के चले जाते हैं। और इवन उनकी अगर डेथ की बात करूँ मैं, वो डेथ भी उनकी इंग्लैंड में नहीं, ग्रीस में होती है लॉर्ड बायरन की डेथ। और व्हेन वी टू पार्टेड, ये भी उनका वर्क है। ये जो वर्क है ये उन्होंने तब लिखा था जब ये अलग होती हैं लेडी फ्रांसिस वेबस्टर से। ये उनकी कोई वाइफ नहीं थी, ये उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मैरिड थी, वो भी मैरिड थी।
और उससे इनके अफेयर थे। जब वो इसको छोड़कर जाती है तब ये वर्क लिखती हैं, व्हेन वी टू पार्टेड। डॉन जुआन, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है लॉर्ड बायरन का। ये एक सैटायरिकल वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, सैटायरिकल वर्क है। और ओपनिंग लाइन है इस वर्क की, आई नीड अ हीरो। Okay, in the last time period of his life, he had no money. He take part in the protest of Greece against Turks. तो क्या जी, वो लास्ट टाइम में अपने ज़िंदगी के आखिरी पलों में वो उनके पास कोई पैसा नहीं होता और वो ग्रीस में होते हैं, और ग्रीस में वो क्या करते हैं, वो पार्ट भी करते हैं, क्या पार्टिसिपेट भी करते हैं, ग्रीस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जो तुर्क जो प्रोटेस्ट होती हैं, ग्रीस प्रोटेस्ट कर रहा था तुर्क के अगेंस्ट, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद उनको फीवर हो जाता है और वो 1834 में 36 के ईयर की एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। और वो जो एज होती है वो होती है उनकी, ग्रीस में ही उनकी डेथ होती है। अब हम बात करेंगे पीबी शेले के बारे में। पीबी शेले 1792 से लेकर 1822 ये उनका लाइफ स्पेन है। फुल नेम है उनका पर्सी बायशी शेली। ओके, ये उनका फुल नेम है। और उनके निक नेम की अगर बात करूँ, उनको मैड शेले के नाम से भी बुलाया जाता था। मैड शेले क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसके जो आइडिया हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि वो चेंज लेके आना चाहते थे सोसाइटी में, डिफरेंट आइडियाज़ थे, जिसकी वजह जो सोसाइटी से अलग होता है उसको तो लोग पागल ही बोलते हैं, आज भी यही है। तो मैड शेले, इसीलिए उसको मैड शेले बोला जाता था। ऐसा माना जाता है जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो उन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश करवाया था। तो उस पैम्फलेट का टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। एथेइज्म जो 1811 में पब्लिश करवाया था। एथेइज्म होता है नास्तिकता, जो गॉड में बिलीव नहीं करता। वो ये वर्क पब्लिश करवाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इस वर्क की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ओके, ऐसा होता है, ये उनको निकाल दिया जाता है यूनिवर्सिटी से। ओके, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे ये। ओके, और ये मैरिज करते हैं हैरिट वेबस्टर से, जो वेस्ट ब्रुक से, जो एक स्कूल गर्ल होती है। 1811 में ये जो इस निकाले जाने के बाद वो मैरिज कर लेते हैं, बट 4 साल के बाद 1816 में उनकी डेथ हो जाती है। हैरिट वेस्ट ब्रुक की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो सेकेंड मैरिज करते हैं मैरी शेले के साथ। मैरी शेली 1816 में वो मैरिज करते हैं और 1822 में तो इनकी पीबी शेले की ही डेथ हो जाती है। पीबी शेले की डेथ होती है बे ऑफ स्पेंजिया, जो इटली में है, वहाँ में पे डूबने की वजह से 1822 में उनकी डेथ हो जाती है। ये थी उनकी पीबी शेले की थोड़ी सी लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, जानकारी, इंफॉर्मेशन थी। और अब हम बात करते हैं वर्क्स के ऊपर। इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं वो सोशल और रिलीजन के ऊपर जो वर्क्स लिखे हैं वो हैं द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, क्वीन मैब, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। दीज आर द वर्क्स which were written on social and religion topics। और वर्क्स जो पर्सनल पोएम्स हैं वो हैं स्काईलार्क, The Cloud, The Sensitive Plant, Are to the West Wind, A Lament, With a Guitar to Jane, The Indian Serenade. These are the personal poems by P.B. Shelley. A defense of poetry. This is a very important and considered a masterpiece of P.B. Shelley. It is as important as a lyrical ballad and बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये एक क्रिटिकल वर्क है, डिफेंस ऑफ पोइट्री ये एक क्रिटिकल वर्क है। जैसे लिरिकल बैलेड है, बायोग्राफिया लिटरेरी है,
वैसे ही ये इम्पॉर्टेंट वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि पीबी शैले का वर्क है। ये इन्होंने वर्क लिखा था 1812 में लिखा था, पब्लिश इन्होंने बहुत समय बाद करवाया था लिखने के बाद। ओके, आगे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, रोमांटिक पोइट हैं इस रोमांटिक एज के, जॉन कीट्स। 1795 में बर्थ होता है, 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। ये भी बहुत थोड़ी ही उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ये मगर बहुत डिफरेंट हैं बायरन और शैले से। बायरन क्या थे, हमने बायरन थोड़ा सा और स्टाइल था उनका, लेविश स्टाइल था, और शैले भी उनके आइडिया डिफरेंट थे, मगर कीट्स थोड़े से क्या, ये इनका देखते हैं बिहेवियर कैसा था। He knew nothing of Byron's stormy spirit of the antagonism to the existing order of things, and he had no sympathy with the Shelley's humanitarian zeal and passion for reforming the world. Okay, he wrote a poetry only for sheer his feeling and wrote on nature. वो बस पोइट्री लिखते थे, वो पोइट्री इसीलिए लिखते थे क्योंकि वो अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। वो वर्ड्स के रूप में वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर देते हैं, तो वो पोएम बना देते हैं। ये ज़्यादातर जो उनकी पोएम्स हैं वो नेचर के ऊपर लिखते हैं। His poetry has no philosophy. उनकी पोइट्री में कोई भी फिलोसफी नहीं है, ना रिलीजन है, ना ही उनकी सोशो पॉलिटिकल थेरीज वगैरह वो अपनी पोइट्री में इस टाइप की थीम के ऊपर लिखते हैं। और वो क्लासिकल कपलेट है उसको भी रिजेक्ट करती हैं जॉन कीट। उनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनकी डेथ होती है जॉन कीट की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सफ़र किया। चाइल्डहुड में ही उनके पापा की डेथ हो जाती है। जब वो सिर्फ 14 ईयर की एज पे होते हैं उनकी मदर की डेथ होती है, वो भी होती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उनके एक ब्रदर थे, उनकी भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही डेथ होती है। इनकी भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ होती है। इनके घर में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनके मदर और ब्रदर और इनकी भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही डेथ हुई थी। इन्होंने बहुत सी ओड्स लिखी हैं, जॉन कीट्स ने बहुत सी ओड्स लिखी हैं, जैसे ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, Ode to Odd on a Grecian Urn. These are the important odes by John Keats. Then The Fall of Hyperion. This is a poem. ये जो पोइम है बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम है। ये बोला जाता है रोट बाय अ हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन थे जो, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर ये उन्होंने वर्क लिखा है जॉन कीट ने। रोमांटिक एज के, अब पोइट्री की बात कर ली हमने। पोइट्री में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, इनके बारे में डिस्कस किया है। ये इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं रोमांटिक एज के। तो अब हम बात करेंगे रोमांटिक एज के प्रोज के बारे में। पोइट्री के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, किस टाइप की पोइट्री थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं वो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जो राइटर हैं प्रोज राइटर प्रोज के बारे में देखेंगे। रोमांटिक एज के जो प्रोज है उसके बारे में देखेंगे। चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट एंड ली हंट, इन तीनों को द लंदन मैन के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स लैम्ब के बारे में देखते हैं। 1775 से लेकर 1834 ये उनका लाइफ स्पेन है। इनका वर्क है एसेज ऑफ एलिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है चार्ल्स लैम्ब का। ये पर्सनल एसेज थे, कलेक्शन था एसेज ऑफ एलिया। What he like or not, ये क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सब कुछ इस वर्क में चार्ल्स लैम्ब ने बताते हैं। He got inspiration from a pre-Augustan age and Elizabethan age writer. चार्ल्स लैम्ब ने ये इंस्पिरेशन ली, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? कुछ भी लिखने के लिए हम कहीं से तो इंस्पिरेशन लेते ही हैं, तो इन्होंने भी इंस्पिरेशन ली, मगर इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर से नहीं ली इंस्पिरेशन। इन्होंने ली प्री ऑगस्टन एज के राइटर्स और एलिजाबेथन एज के राइटर से इंस्पिरेशन ली
और वर्क्स लिखे हैं। वर्क्स रिटन फ्रॉम एलिजाबेथन राइटर्स इन्फ्लुएंस, एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस से कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं, वो हैं जॉन वॉडेविल, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, specimens of English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare. Okay, then he was called the critics critic, ये हैं विलियम हैजलिट। आगे हम बात करेंगे विलियम हैजलिट के बारे में। इनको क्रिटिक माना जाता है। 1778 से लेकर 1830 ये उनका लाइफ स्पेन है। ये क्रिटिक माना जाता है। इनके वर्क्स की अगर बात करूं, वो है करेक्टर्स ऑफ अ शेक्सपियर्स प्ले, लेक्चर ऑन द इंग्लिश पोइट्स, lectures on the English comic writers, lectures on the dramatic literature of the age of Elizabeth. Next, ली हंट 1784 to 1859 ये उनका लाइफ स्पेन है। ये भी क्रिटिक थे, क्रिटिकल वर्क लिखा उन्होंने। रोट इन अ प्रोज एंड पोइट्री जॉनरा फॉर अर्निंग, ये पैसा कमाने के लिए ही लिखते थे और उन्होंने क्वांटिटी में तो बहुत कुछ लिख डाला मगर क्वालिटी नहीं थी इनके वर्क में, ली हंट के वर्क्स में। आगे हम बात करेंगे फ्रांसिस जेफरी। फ्रांसिस जेफरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये 1773 से लेकर 1850 ये उनका लाइफ स्पेन है। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, वो भी किसके लिए, एडिनबर्ग मैगजीन के लिए। एडिनबर्ग मैगजीन वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन है और ये ऐसा माना जाता है जो एडिनबर्ग मैगजीन में जिसको प्रेज मिल गई वो उसकी तो पॉपुलैरिटी पक्का है और जिसको क्रिटिसाइज कर दिया वो नहीं ऊपर जा सकता है एडिनबर्ग। तो लॉर्ड बायरन के बारे में हमने पढ़ा था ना। लॉर्ड बायरन का जो वर्क है आवर्स ऑफ आइडलनेस, ये वर्क को भी क्रिटिसाइज एडिनबर्ग रिव्यू ने ही किया था। और जो फ्रांसिस जेफरी हैं उन्होंने यहाँ पे वर्क किया है, इस मैगजीन के लिए लिखते थे, इस मैगजीन में काम करते थे, इसीलिए इनका निक नेम फ्रांसिस जेफरी का जज जेफरी भी इनका निक नेम है। He did not like those writers who do experiments. ये जो फ्रांसिस जेफरी हैं ये उन राइटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो रोमांटिक एज के राइटर्स को भी सपोर्ट करते थे और ऑगस्टन एज के राइटर्स को भी। मगर हाउ इट इज़ पॉसिबल, कितना डिफरेंस है ना दोनों में, रोमांटिक एज में भी और ऑगस्टन एज के राइटर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मगर ये दोनों को सपोर्ट करते थे। इसीलिए जो भी इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं ना वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, बिकॉज ये दोनों को सपोर्ट करते थे। कोई पता ही नहीं कर पाता भी ये किस उसमें कैटेगरी में इनको रखा जाए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ऑगस्टन एज वर्सेस रोमांटिक एज। ऑगस्टन एज का जो लिटरेचर था वो क्लासिकल था, इंटेलेक्चुअल देखने को मिलती है इसमें, और इमोशंस और इमेजिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती ऑगस्टन एज के लिटरेचर में। और जबकि रोमांटिक एज का जो लिटरेचर है उसमें इमोशंस, पैशन, इमेजिनेशन है। मगर फिर भी जो ये फ्रांसिस जेफरी हैं ये दोनों को सपोर्ट करते हैं। ओके, रोमांटिक एज के अब ड्रामा के बारे में भी देखेंगे। पीबी शेले, लॉर्ड बायरन, एस.टी. कॉलरिज ग्रेट पोइट्स हैं, मगर इन्होंने हाथ आजमाया कि ड्रामा भी लिख कर देख लेते हैं, मगर सक्सेसफुल नहीं होते। एज अ पोइट ही ये ज़्यादातर जाने जाते हैं, मगर इन्होंने लिखने की कोशिश की मगर इनको फेलियर ही मिली। रोमांटिक एज में क्या होता है, ड्रामास जो होते थे लिखे जाते थे मगर फॉर रीडिंग, ओनली फॉर रीडिंग के लिए ही लिखे जाते थे और परफॉर्म के लिए नहीं। पहले क्या होता था, जो ड्रामा थे वो परफॉर्म करने के लिए, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते थे। अब जो ड्रामास थे रोमांटिक एज में, जो ड्रामास लिखे जाते थे वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ही लिखे जाते थे। इन दिस एज ड्रामा वाज मोस्टली अ गेम ऑफ पेन एंड पेपर। ओके,
इन दिस एज गॉथिक मेलोड्रामा बिकम पॉपुलर। गॉथिक मेलोड्रामा मशहूर हो गया था। गॉथिक जिसमें भूत प्रेत जैसे ये सब कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, और ये गॉथिक मेलोड्रामा इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखे जा रहे थे गॉथिक फिक्शन से। ओके, अब हम बात करेंगे रोमांटिक एज के नॉवल के बारे में। दिस जॉनरा कंसिडर इजी टू राइट। नॉवल है जो वो बहुत इजी माना जाता है, ये जॉनरा बहुत इजी माना जाता है, क्योंकि इसको लिखने में, नॉवल को लिखने में आपको कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता, तो आप इजीली नॉवल लिख सकते हो। टू राइट पोइट्री, मगर अगर पोइट्री को लिखना एक चैलेंजिंग वर्क माना जाता था, और इसीलिए जो नॉवल है उसको इन्फीरियर माना जा रहा था इस एज में, रोमांटिक एज में, और अदर जॉनरा से, क्योंकि ये एक चीप वर्क माना जाता था। ओके, वैल्यू ऑफ नॉवल डिक्लाइन, वैल्यू बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाती है इस एज में। तो एक लाइन है जेन ऑस्टन के वर्क नॉर्थैंगर अबे में, जिसमें है ओह इट इज़ ओनली ए नॉवल। ये लाइन भी हमें बता रही है भाई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि रोमांटिक एज में नॉवल की। रोमांटिक एज में जो नॉवेल्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन किया है वमेंस ने। वमेन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नॉवेल्स लिखने में कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें है मारिया एडवर्थ, जेन ऑस्टिन, मैरी शेली। तो वुमेन लिख तो रही थी, मगर वो डोमेस्टिक जैसा भी अपने इन्वायरमेंट में रह रही थी वैसा ही वो लिख रही थी, मगर वो हेजिटेट करती थी सेक्स, लस्ट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर लिखना में हेजिटेट करती थी रोमांटिक एज की जो वुमेन राइटर थी। बस हम जो जेन ऑस्टिन है बहुत इम्पॉर्टेंट ये फीमेल नॉवलिस्ट है, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। 1775 से लेकर 1817 ये उनका लाइफ स्पेन है। उनके जो नॉवेल्स के सब्जेक्ट थे वो बहुत सिंपल हुआ करते थे। वो लिखती थी सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर, और प्लॉट भी बहुत सिंपल होते थे, स्टोरीज बहुत सिंपल होती थी। शी सेड, वो अपने आप बोलती हैं, वो लिखती हैं, 3 or 4 families in a country village was a little bit of a ivory on which I work। और उन्होंने 12 साल की एज में ही लिखना शुरू कर दिया था जेन ऑस्टिन ने। स्टार्टिंग में उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जो अपने वर्क्स लिख रही है उनको पब्लिश भी करवाएंगी। ओके, तो उसके बाद पब्लिश करवाती हैं। उनके वर्क्स हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थिंगर अबे, एमा, परसुएशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जेन ऑस्टिन के। उनके जो फीमेल हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, वो बहुत यंग होती थी, जैसे एलिनर, मैरिनी, एलिजाबेथ बेनेट। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस वर्क है, नॉवल है, उसमें यंग हीरोइंस हैं। फैनी प्रिंस ये मैंसफील्ड पार्क में, एमा एन एलियट परसुएशन में। शी गॉट फेम आफ्टर डेथ, तो उनको डेथ के बाद ही फेम मिलती है, इनको लाइफ टाइम में कोई भी इनको फेम नहीं मिलती। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में हमने सब कुछ डिस्कस किया है, पोइट्री के बारे में, फिक्शन के बारे में, नॉन फिक्शन के बारे में, ड्रामा के बारे में, नॉवल के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर listening me, thanks for your time, God bless you, best of luck for your exam।